अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद अहतशाम और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो घरों में ठीक होंगे और जो है छुट्टियों को काफ़ी अब आपने इंजॉय कर लिया है। तो आप कोशिश करें थोड़ा सा जो है वापस अपना जो है ये स्टडी की तरफ आएँ। और आप लोगों को पता है कि हम जो है कोशिश तो अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं। आपको ये भी पता है कि फ़िज़िकली जो लेक्चर होता है वो ज़रा ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन चलें कुछ ना होने से बेहतर है कुछ ना कुछ आपको कंसेप्ट मिल रही है। तो आपकी तरफ से हमें आउटपुट चाहिए। हम तो अपनी तरफ से सारे टीचर जो है आपको पता है कोशिश कर रहे हैं और इसी बात पे लगे कम से कम आपको जो है वो उन चीज़ों का कंसेप्ट मिल जाए, उन चीज़ों का आइडिया मिल जाए। और आपको पता है कि जो है वो ये जो है जो भी लेक्चर हम डिलीवर करते हैं तो कोशिश तो उसको यही करते हैं कि आपको जो है वो अच्छे से उसकी थोड़ा सा समझा दें। और अगर आपको कोई मसला मसाइल हो तो आपको पता है कि वो सभी टीचर्स के जो हैं वो नंबर जो हैं वो मिले हुए हैं सबको, तो वो क्वेश्चन करके पूछ सकता है ये चीज़ नहीं समझ लगी और हम कोशिश करेंगे कि उसको जो है आपको उसका आंसर दे सकें। तो आप लोगों को पता है कि हमने चैप्टर नंबर जो है वो 10 स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 10, जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है इसको स्टार्ट किया है। तो अभी तक इसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा, फिर हमने स्प्रिंग वाली एग्जांपल देखी, फिर बॉल एंड बॉल सिस्टम देखा। ये चीज़ें हम रखें, इसकी 3 एग्जांपल्स हैं और तीनों एग्जांपल में से जो अगर आप पास पेपर उठा के देखें तो आपको जो है वो लाजमी कोई ना कोई इसमें से जो है वो एग्जाम्पल मिलती है। तो इसलिए जो है आप लोग कोशिश करें इसको साथ साथ करें, क्योंकि ये जो है ये अगर कोई एक आधा पॉइंट नहीं क्लियर हो रहा, कोई भी पॉइंट नहीं क्लियर हो रहा, आप उसको पूछ सकते हैं। तो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करनी, उसमें सिंपल पेंडुलम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सिंपल पेंडुलम उसके बाद असेसमेंट है। असेसमेंट आप जो है वो पेंडुलम को यूज़ करते हुए वो 2-3 उसके क्वेश्चन होंगे, आपने बड़े गौर से उसको देखना है, इसको जो है वो सुनना है, जो भी पॉइंट ना क्लियर हो पूछ लेना है और उन्हीं पॉइंट को यूज़ करते हुए आप लोगों ने असेसमेंट जो है वो सॉल्व करनी है। अच्छा, सबसे पहले हम सिंपल पेंडुलम की अगर बात करें तो सिंपल पेंडुलम बेसिकली जो है ये जो लिखा हुआ ये बेसिकली इस तरह होता है कि एक जो है हमारे पास स्पॉट है, लेट्स सपोज करें ये द्वार है, इसके साथ हमने क्या किया था, एक रस्सी को ऐसे स्ट्रिंग ली होती है, ठीक है, उसको जो है उसके साथ हमने एक छोटा सा जो है बॉब उसको कहते हैं, उसको हम बांध देते हैं इस तरह। इसका मैस जो है वो एम होता है और ये जो यहाँ से लेके रस्सी जो होती है, यहाँ से लेके स्ट्रिंग जो है इधर तक जो इसकी लेंथ है उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ें हम रखिएगा। तो यही चीज़ इसमें लिखी हुई है, जो ऊपर जो ये लिखा हुआ है वही चीज़ नीचे लिखी हुई है कि ये जो है, और ये चीज़ें हम रखें, ये फ्री टू वाइब्रेट मूव करता है, लेकिन इसलिए फ्री टू वाइब्रेट होता है बेसिकली, उसकी एक रीज़न होती है। उसकी रीज़न क्या होती है कि इसमें फ्रिक्शन नहीं होता। और ये आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर जो है वो 4 में, आई थिंक 3 है, जिसमें जो 9 का चैप्टर जिसमें फ्रिक्शन की बात करता है। तो फ्रिक्शन आपको पता है कि जिसमें चीज़ में फ्रिक्शन ना हो उसमें जो है वो चीज़ एब्रप्ट कर जाती है, वो फ्रीली मूव करती रहती है। तो इसी वजह से ये पेंडुलम जो है वो फ्री मूव करता है। अगर आप में से कोई जो है वो साइंस म्यूज़ियम गया हो तो साइंस म्यूज़ियम में जब हम एंटर होते हैं उसका जो सबसे पहले जहाँ रिसेप्शन है उसके साथ ही जो है उन्होंने सिंपल पेंडुलम जो है वो लटकाया हुआ है और फ्रीली मूव करता रहता है। वो इसलिए मूव करता है क्योंकि उसमें उन्होंने फ्रिक्शन बहुत कम की हुई है, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो उसमें है ही नहीं। तो इसलिए जो है ये चीज़ें हमें रखनी है आप लोगों ने। इसकी एग्जाम्पल है, ये जो इसकी कुछ डायग्राम्स हैं, ये देखिए आपने, ये एक स्पॉट लगा हुआ है, ये एक स्पॉट है जिसके साथ हमने क्या किया, पेंडुलम को जो है ये इस तरह लटकाया हुआ है और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो एल है। इसका जो मैस है उसको हमने एम कहा हुआ है, एम मैस है। अब ये जो है ये आपको पता है कि ये रेस्ट पे है इस वक्त, यानी कि एक्स इज इक्वल टू क्या है, ज़ीरो। और आपको पता है जब डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, नेट फोर्स ज़ीरो है, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, उस वक्त क्या होता है, उस वक्त जो है जो ये जब जो है डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो फोर्स भी ज़ीरो, उस वक्त ये होता है मीन पॉइंट के ऊपर। और ये हमने बातें की हुई हैं, कहाँ की हुई हैं, स्प्रिंग में भी की हुई हैं, बॉल एंड बाउल में भी की हुई। इसको मेन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन भी हम कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि आपने ये चीज़ ध्यान में रखी, अगर स्ट्रिंग से बांधा हुआ है
और आपने ये भी पढ़ा, अगर किसी चीज़ को हम स्ट्रिंग से जो है वो बांध देते हैं, जैसे आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 9 क्लास में पढ़ा था कि जो है जब हम किसी चीज़ को इस तरह बांधते हैं रस्सी से तो उसमें टेंशन क्रिएट हो जाता है। टेंशन, टेंशन टी को जिसका नाम दिया था, और टेंशन जो है वो क्रिएट हो जाता है। और टेंशन की डेफिनेशन जो है वो आपको पता है कि टेंशन बेसिकली वो फोर्स होती है जो हम स्प्रिंग की मदद से या स्ट्रिंग की मदद से किसी दूसरी बॉडी के ऊपर क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं। तो ये चीज़, तो ये तो हो गया ये वाली डायग्राम। अब इस डायग्राम के ऊपर आए, हमने क्या किया, हमने जो है ये मैंने क्या किया, बॉल को जो है बी पॉइंट से उठा के सी पॉइंट के ऊपर जो है ऐसे ले गया। जैसे ये जो थर्ड पिक्चर है ये देखिए, इसको ये मीन पॉइंट था, इसको उठाया मैंने और इसको मैं कहाँ ले गया, इस पॉइंट के ऊपर ले गया, एक्सट्रीम पॉइंट। क्योंकि एक्सट्रीम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ जो है वो इसमें डिस्प्लेसमेंट जो है वो उसने कवर किया, फोर्स हमें लगाई हुई है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, एक्सट्रीम पॉइंट का नाम दे दिया। जब हम इसको छोड़ते हैं, ठीक है, जब हम इसको छोड़ते हैं तो ये क्या करता है, ये मूव करना शुरू कर देता है, मतलब इसकी डायरेक्शन जो है वो टूवर्ड द मेन पोजीशन, और ये टू एंड फ्रो मूव करता है। और ये कैसे मूव कर रहा होता है, ये आपको पता है कि ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। तो फिर ये क्या करेगा, मीन के ऊपर नहीं रुकता, ये क्या करता है, ये आगे निकल जाता है, ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाता है, फिर यहाँ जब जाता है उसके बाद फिर ये वापस मूव करता है। तो ये टूवर्ड द मीन, मतलब कि ये जो है टू एंड फ्रो मूव कर रहा होता है बी पॉइंट के साथ, यानी कि मीन पोजीशन के साथ ये टू एंड फ्रो मूव कर रहा होता है। और ऐसी मोशन जो होती है आपने पढ़ा होगा कि उसको हम ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। और आपने ये भी जो है ये चीज़ ध्यान रखें कि अगर जब हम स्ट्रिंग को उठा के, इनके बॉल को उठाए तो हम यहाँ ले गए तो इसके दरमियान में एक एंगल बन जाएगा जिसको हमने थीटा का नाम दिया, इसका नाम दिया थीटा। और आपको पता है कि जब ये थीटा के बिल्कुल सामने वाली साइड जो है ये कौन सी साइड होती है, परपेंडिकुलर होता है ये, तो जिसके साथ एंगल बन रहा हो ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, ये बेस होता है। और ये क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं और बड़ी डिटेल से पढ़ी हुई हैं। अच्छा, ये चीज़ जहन में रखिए। आप एक चीज़ और, ये बड़ी बात आपने जहन में रखनी है, आपको बहुत पता है कि जो इसका वेट है, जो बॉल का वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और चीज़ों का वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है। ये चीज़ जहन में रखिए। अब आपने ये चीज़ जहन में रखनी, ये देखें, अगर ये एंगल जो है ये अगर ये थीटा तो ये भी इसमें क्या बनेगा, थीटा बनेगा, ठीक है। अब आपने ये पढ़ा हुआ है कि कोई भी वेक्टर है, चैप्टर नंबर 4 जिसमें वेक्टर रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा था, मैंने वहाँ आपको एक बात बताई थी कि कोई भी वेक्टर जो होता है उसको हम उसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में क्या कर सकते हैं, रेजोल्यूट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट्स में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो इसी तरह जो है जब ये एंगल है, इसके बिल्कुल सामने वाली साइड जो है ये बेसिकली जो है ये क्या होगी, ये हमारे पास जो परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर में साइन थीटा आता है, और जो बेस होता है जैसे ये है इसमें कॉस थीटा आता है। तो इसके दो पॉइंट बन जाएंगे, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा, ठीक है। इसके दो पॉइंट बन जाएंगे, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा। क्यों, क्योंकि वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर जो है वो उसके जो है वो कंपोनेंट्स में डिसॉल्व हो जाएगा, और वो दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक एम जी कॉस थीटा, दूसरा एम जी साइन थीटा बन जाएगा। अच्छा, अब ये कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये आप जरा इसको देख लीजिएगा। वही बातें जो भी मैंने डिस्कस की हैं, दो इसके कंपोनेंट बनते हैं, एक एम जी कॉस थीटा, दूसरा एम जी साइन थीटा। और जो कॉस थीटा जो है वो हॉरिजॉन्टल के लिए यूज़ करते हैं, साइन को हम वर्टिकल के लिए यूज़ करते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने। अच्छा, उसमें जो ये बात ध्यान में रखनी है कि जो एम जी कॉस थीटा है, ये जैसे हमने ये ड्रॉ किया था, लेट सपोज करें ये, इसको हम जो है वो उठा के इधर ले आए, बॉल को इधर, ये सपोज करें ये ले आए, ठीक है, और ये रस्सी इधर आ गई ऐसे। अब टेंशन जो है वो किधर है, ऊपर को, टेंशन इधर को है, और उसका जो एम जी कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो ये इधर को होता है, एम जी कॉस ऑफ थीटा। तो एम जी कॉस थीटा जो है वो इधर होता है। इसका मतलब है कि ये दोनों, इसमें अब देखो ना, ये दोनों की जो है वो फोर्सेस अपना मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसका मतलब एम जी कॉस थीटा जो है वो टी के क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब इसका मतलब एम जी कॉस थीटा तो जो है वो कैंसिल आउट हो गया। अब एक ही हमारे पास कंपोनेंट बचता है, वो कौन सा होता है, एम जी साइन थीटा। और आपसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट,
कि अगर आपको एमसीक्यूज जो है ये बड़ी दफ़ा आया हुआ है कि जब पेंडुलम मूव करता है तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो कौन सी होती है, उसकी एग्जांपल आपको फिर पॉइंट आते हैं कि एम जी वेट होता है, एम जी कॉस थीटा होता है, एम जी साइन थीटा होता है, या एम जी कॉस और साइन दोनों होते हैं। तो आप लोगों ने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जब वो जो बॉब मूव कर रहा होता है वो कौन सी रिस्टोरिंग फोर्स उसमें लगती है, एम जी साइन ऑफ थीटा ऐसा कंपोनेंट होता है जो बॉल को क्या करवा रहा होता है, ये जो बॉल होती है उसको क्या करवा रहा होता है, मूव करवा रहा होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा कंपोनेंट है वेट का कि जो बॉल को मूव करवाता है, तो आप लोगों ने कहना है कि एम जी साइन थीटा। तो वो पूछेंगे कि जो एम जी कॉस थीटा क्यों नहीं करवाता, तो फिर आप कहें कि उसकी टेंशन और जो रस्सी की टेंशन और दोनों आपस में क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। अगर वो पूछें कि वेट क्यों नहीं करवाता, तो फिर आप ये कहें कि हमने पढ़ा हुआ है कि वेट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर जो है इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। जब हम इसको रिजॉल्व करते हैं इसके दो कंपोनेंट बन जाते हैं, इसकी वजह से जो है वो एक कट आउट हो जाता है और दूसरा जो है वो क्या करता है, वो मूव करवाता है उसमें जो स्पोर्ट है उसके साथ ऐसे बांधा हुआ। अच्छा लेट्स सपोज ये इसकी मेन पोजीशन है, हम इसको नाम दे देते हैं। ये बॉल इधर गया, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन बन गई, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। जब बॉल इधर आएगा सपोज करें, फिर जब आप इसको छोड़ेंगे ये मूव करना शुरू कर देगा, इधर गया मीन पे, ये रुकेगा नहीं, ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आगे निकल जाएगा ऐसे। और ये इधर भी जो है इसकी क्या सी पोजीशन होती है, वो एक्सट्रीम पोजीशन होती है। फिर ये क्या करेगा वापस, अच्छा जब यहाँ से जहाँ जिस पॉइंट से आपने छोड़ना है, इसको यहाँ से छोड़ा इधर गया, फिर वो वापस जब उसी पॉइंट पे आएगा तो ये उसकी एक कंप्लीट ऑसिलेशन होगी। ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जहाँ से छोड़ा है बॉल, अगर जब उसी पॉइंट पे आएगा तो वो उसकी क्या होगी, वो एक उसका जो है वो कंप्लीट ऑसिलेशन, फुल ऑसिलेशन होगा, जिसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था, टी इज इक्वल टू 2πl/g। मतलब कि जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है 2πl/g। किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ के ऊपर और जी के ऊपर। इसका जो डेरिवेशन है वो आपकी बुक में नहीं है, इंशाल्लाह आप लोग इसकी डेरिवेशन जो है वो फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 में जाके पढ़ेंगे, जो है उसमें चैप्टर नंबर 7 में जाके पढ़ेंगे हार्मोनिक ऑसिलेशन में, जिसमें आप उसको प्रॉपर जो है वो उसको जो है वो हम जो है वो डेरिवेशन करते हैं इसकी। तो आप लोगों ने ध्यान रखना टी इज इक्वल टू 2πl/g होता है। टाइम डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर और जी ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये है ऐसे लटकाया हुआ है, अब ये रिजिड है, तो इसको जो आपने देखा कि जो पेंडुलम ऐसे ऐसे मूव कर रहा था, ये टू एंड फ्रो जो मोशन होती है इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अगर हम मैथ्स को डबल कर दें, ठीक है, अगर मैथ्स को क्या करें डबल कर दें, तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा, नंबर 1। उसके बाद अगर सिंपल पेंडुलम 50 सेंटीमीटर लॉन्ग हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये भी आपने बताना है मुझे। तो बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, जो है साथ साथ करें, ठीक है। तो मसला मसाइल हो उसको पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।